जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है आदित्य सत्संगी जी, जिनको आप उनके खुद के यूट्यूब चैनल सतौलजी पर भी सुनते हैं और ऑफ कोर्स अपनी पॉपुलर बुक्स के लिए भी जाने जाते हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक नमस्कार टू योर ऑडियंस। बहुत धन्यवाद आदित्य जी। हम सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया में जिस तरह से ये युद्ध बना हुआ है ईरान, यूएस और इसराइल के बीच में, कहीं न कहीं जिस तरह से ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि यूएस जो है वो ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है। अब ईरान भी ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है और उसपे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि उन्होंने मिलियंस ऑफ जो ट्रूप्स हैं और अपनी फोर्सेस को तैयार कर रहा है। उसी के साथ-साथ अगर हम देखते हैं कि जो यूएस ने स्ट्राइक की इज़राइल के साथ में मिलकर ईरान पर, उसको लेकर अमेरिका के अंदर प्रेज़िडेंट ट्रंप का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है और लाखों की संख्या में लोग उतर रहे हैं। इनफैक्ट मांगा प्रेज़िडेंट ट्रंप के खिलाफ हो गया है। तो ये जो डेवलपिंग सिचुएशन है, डोमेस्टिक अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो वैसे तो पूरे क्लैश में ही प्रेज़िडेंट ट्रंप इसमें फँसे हुए नज़र आ रहे हैं और वो निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक प्रेशर जो बढ़ रहा है इन सारी चीज़ों की, क्योंकि आप अमेरिका में हैं, किस तरह से आप इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं? देखिए, आज 8 मिलियन 80 लाख लोगों का प्रोटेस्ट हुआ। 80 लाख इज ऑफिशियली रिपोर्टेड। अनऑफिशियली रिपोर्टेड इज 93 लैक्स मतलब 1 करोड़ तक ऑलमोस्ट हुआ है प्रोटेस्ट, विच इज द बिगेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर आपको इतिहास याद हो कि वियतनाम में भी ऐसा प्रोटेस्ट हुआ था। यूरोपियन वॉर टू, जो जयशंकर जी ने नया नाम दिया है वर्ल्ड वॉर टू की जगह, उसमें भी ऐसा प्रोटेस्ट हुआ था। इराक वॉर में भी ऐसा प्रोटेस्ट हुआ था। जो भी अमेरिकन ऑपरेशन है, एक अमेरिकन जो पॉपुलेशन है वो इस तरह से प्रोटेस्ट किया है, लेकिन अमेरिकन अमेरिकन सरकार ने किसी ने सुनी नहीं, उनकी किसी कभी भी नहीं सुनी। सो दीज प्रोटेस्ट आर, जैसे आज प्रोटेस्ट नो किंग्स प्रोटेस्ट, किंग्स तो है ही नहीं अमेरिका में। तो नो किंग्स प्रोटेस्ट क्या था? तो मोस्टली ये जो नो किंग्स प्रोटेस्ट है वो डेमोक्रेट का बहुत पुराना एजेंडा है। आपको अगर याद होगा, 1781 में पहला प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट द देन प्रेसिडेंट। उस समय थे जॉर्ज वाशिंगटन, जॉन एडम्स थे प्रेसिडेंट। ट्रिपोली का ट्रीटी होने वाला था और अमेरिका ट्रिपोली के ट्रीटी में लड़ने जाने वाला था। तब जॉन एडम्स ने एश्योरेंस दिया था ट्रीटी और ट्रिपोली में कि अमेरिका क्रिश्चियन देश नहीं है। अमेरिका बना है, इट हैज नथिंग टू डू एनी रिलीजन। और वो दूसरे प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉन एडम्स, और उन्होंने ही बोला था। तो अमेरिका में इस तरह के प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं होता वॉर टाइम में, क्योंकि आप एक अमेरिका को, आप जैसे हम भारत को देश के जैसे देखते हैं, बाकी देश है, ये तो बहुत ही पुराने पुराने देश है। भारत की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ईरान जो भारत का ही पार्ट है एक समय में, ये बड़ी पुरानी सभ्यता है इनका। ईरान का इतिहास उतना ही पुराना था भारत का है, क्योंकि भारत से ही उसका इतिहास है हमेशा। तो इसलिए ऐसा अमेरिका में नहीं होता। अमेरिका कॉलोनी के जैसा काम करता है। तो उस समय भी 1781 में भी नो किंग्स प्रोटेस्ट बोला गया था। वियतनाम में भी नो किंग्स प्रोटेस्ट बोला गया था। आज भी नो किंग्स प्रोटेस्ट बोला जा रहा है। मींस कि ये डेमोक्रेट का कॉमन एजेंडा है अगेंस्ट द प्रोटेस्टेंट चर्च। ये इसलिए इसका नाम पड़ा है नो किंग्स प्रोटेस्ट। नो किंग्स मतलब नो यूरोपियन, नो ब्रिटिश किंग प्रोटेस्ट, ये नाम दिया है। वो एज्यूम करते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिज्म के जो फॉलोअर्स हैं, जो प्रोटेस्टेंटिज्म भी आप बोलते हैं, वो फॉलोअर्स की गवर्नमेंट है ट्रम्प की सरकार। रिपब्लिकन रिप्रेजेंट देम, क्योंकि जब डेमोक्रेट्स थे शुरू में तो सिर्फ एक ही पार्टी थी, डेमोक्रेट्स थे, और वो सारे के सारे नॉन क्रिश्चियन या फिर वो डीस माने जाते थे, कि नॉन क्रिश्चियन लोगों को वो मतलब कि उनके वो प्रकृति में मान रहे हैं, इस तरह के उनको सोचना था। तो नो किंग्स प्रोटेस्ट का अर्थ ये है कि इट इज अगेंस्ट द किंगली बिहेवियर ऑफ ट्रम्प। लेकिन आप ये देखिए कि ट्रम्प तो किसी की भी नहीं सुनता है। वो, आप उसका इतिहास देख लीजिए कि पहले तो डेमोक्रेट को पैसा देता था, हिलरी क्लिंटन ने इलेक्शन फंड किया था उसने, ऑल दोस थिंग्स। तो अभी जब वो प्रेसिडेंट है, तो दिस प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट द यूएस पार्टिसिपेशन इन द वॉर। ये मेन मेन रीजन ऐसा बोला जा रहा है। बट इसको क्या
ट्रम्प सुनने वाला है? कुछ नहीं. देयर इज गोइंग टू बी नो इफेक्ट ऑन ट्रम्प. तो ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा. आपने पहला क्वेश्चन में पहला पार्ट बोला ईरान इज वेल प्रिपेयर्ड. देखिए कौन सा देश दूसरे देश पे आक्रमण करता है टारगेट बताने के बाद? तो ये डराने के लिए ईरान को बोला गया था हम ये आइलैंड्स ऑक्यूपाई कर लेंगे. लेकिन क्या अमेरिका वही स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा जो बोल रहा है? ये तो कॉमन सेंस नहीं बनता ना कि मैं अपने दुश्मन को बता दूं कल हम लाहौर के ऊपर आने वाले हैं, आप तैयारी करके रखना. ऐसा तो नहीं होने वाला. सो दिस सरप्राइज एलिमेंट विल बी यूज्ड हियर. अगर अमेरिका कुछ ऐसा ग्राउंड इन्वेजन करता है तो सरप्राइज एलिमेंट रहेगा. और आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान में हलचल बढ़ चुकी है. लाहौर में मीटिंग्स हो रही हैं, टर्की भी वहां मिलने आ रहा है, इजिप्ट भी वहां मिलने आ रहा है. सो दैट मीन्स और बलूचिस्तान में फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं. सो व्हाट ट्रम्प इज एडमिनिस्ट्रेशन इज सेइंग एंड व्हाट दे विल डू नोबडी नोस. पर एक बात सच है कि अमेरिकन ट्रूप्स आर ऑन द ग्राउंड इन दैट एरिया. लेकिन आदित्य जी, अगर हम अमेरिका के ग्राउंड इन्वेजन की बात करते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान और उस एरिया में एयर स्पेस बंद हो चुका है, जिसका मतलब हम काफी समय से वो इंडिकेशंस हमें मिल पा रहे थे कि उधर काफी हलचल नजर आ रही थी पाकिस्तान की साइड पे, और आप भी इन सारी अपडेट्स को साझा करें. कितना आपको ये यूएस का ये स्टेप बेहतर नजर आता है कि ग्राउंड इन्वेजन करना? क्योंकि अगर ग्राउंड इन्वेजन अफगानिस्तान में सफल नहीं रहा तो ईरान तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स पूरे वहां पे टेरेन्स हैं. तो इस स्टेप को कैसे देख रहे हैं? और ऑफ कोर्स ईरान वेल प्रिपेयर्ड है, उनके पास बड़ी फोर्स है. क्या आपको लगता है इस पूरे स्टेप को? देखिए क्या है कि ईरान इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड. अभी जिस तरह से उन्होंने मिसाइल्स को यूज किया है और ड्रोन्स को यूज किया है, दैट इज वन ऑफ द केस स्टडीज नाउ इन मिलिट्री साइड. इतनी अच्छी केस स्टडी नहीं होगी जैसे सिंदूर की थी, बिकॉज सिंदूर वाज अ टोटली क्लास डिफरेंट ऑपरेशन. लेकिन फिर भी जो क्रूड तरीके से वो कर सकते थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, स्पेशली मिसाइल्स के एरिया में. यहाँ तक कि इंडियन आर्मी उनके मिसाइल के जो डिफेंस मॉडल को भी स्टडी करेगी. तो इंडियन आर्मी सभी को स्टडी करती है, नॉट जस्ट ईरान. तो लेकिन जो माउंटेनस टेरेन है, जैसा आपने बोला, अगर कोई कोस्ट को गूगल अर्थ को खोल ले तो उसको दिख जाएगा कि 30 किलोमीटर के कोस्ट के बाद मैक्सिमम 30 किलोमीटर बात करो माउंटेन शुरू हो जाते हैं. और माउंटेन्स में जो डिफेंडिंग आर्मी है हैज एन एडवांटेज. तो ग्राउंड ऑपरेशंस में ईरान विल हैव एन एडवांटेज. लेकिन द ओनली केस ईरान विल हैव अ डिसएडवांटेज अगर अमेरिका इज एबल टू लैंड इट ट्रूप्स इन द मिडिल ऑफ ईरान, तेहरान के पास, ओके, टू ऑक्यूपाई तेहरान. उधर उनको डिसएडवांटेज हो जाएगी. लेकिन वो तो इम्पॉसिबल सिनेरियो, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. कोई भी मिलिट्री वॉर गेमर कैन टेल यू, क्योंकि वहां पर जो उनका कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ ट्रूप्स और अदर थिंग्स इज फिनोमिनली हाई. तो 15,000 ट्रूप्स है, 20,000 ट्रूप्स, और एक्चुअली बात हो रही है 1 लाख ट्रूप्स की. यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना कि 10 लाख ट्रूप्स इकट्ठे किए जाएंगे, वो भी अरबिक कंट्रीज से. वो तो एक जोक की तरह मुझे लगा कि शायद वो तो सिर्फ एक सुनाने की कहानी है. तो इम्पॉसिबल लगता है ग्राउंड इन्वेजन में फॉर द टाइम बिंग. लेकिन वॉर जो होता है वो टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी पे जीता जाता है. और तीसरा उसके अंदर बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है लॉजिस्टिक्स. तो लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करना विल बी ए वेरी डिफिकल्ट टास्क. अभी तक जो है अमेरिका के जितने भी जनरल्स हैं उन्होंने सबने एडवाइस किया है कि ये फुलिश स्टेप अमेरिका न ले इस समय. जैसे पेंटागन के चीफ ने बोला था बिगिनिंग ऑफ द वॉर ऑपरेशन कि हम लोग रेडी नहीं है. उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को बोला था और उनको हटा भी दिया गया. 3 जनरल्स और रिमूव बाय पीट हेगसेथ. तो इसलिए ये जो ये पूरे वॉर का पर्पज ही कुछ और है. जैसे आज ही ईरान ने ट्रम्प की कुछ और एप्सिन फाइल्स, जैसे मैं इनको व्हाइट फाइल्स बोलता हूँ, व्हाइट फाइल्स को में से कुछ और इमेजेस रिलीज कर दी. और व्हाइट फाइल्स में से ये जो इमेजेस हैं दे आर, इसके बारे में कोई अमेरिका में डिस्कशन नहीं है. और आपने एक शुरू के कमेंट में बोला था कि मागा डजंट लाइक. मागा का पूरा इशू ही एप्सिन फाइल्स था. मेन इशू वाज एप्सिन फाइल्स. वो चाहते थे कि एप्सिन फाइल्स रिलीज हो, लेकिन जब उनको पता लगा कि एप्सिन फाइल में सारे उनके लोगों का ही नाम है तो घबरा गए.
ओके, तो इसलिए एप्स्टीन मागा के जो सपोर्टर्स हैं सारे नाराज हैं, इंक्लूडिंग टकर कार्लसन, इंक्लूडिंग एलेक्स जोन्स, ये जो बड़े बड़े सो कॉल्ड मीडिया पर्सनालिटीज है जिनको ट्रम्प ने बहुत यूज किया टू गेन वोट्स, तो वो सभी नाराज हैं उनसे। लेकिन ट्रम्प को इसका कुछ पड़ता नहीं, आप देख ही रहे हैं, नाच भी रहा है वो, गा भी रहा है, बोल रहा है कि स्टॉप 8 वॉर्स। किसी ने पूछा सर आप अपना क्यों नहीं रोक पाए, ये भी जोक चल रहा है आजकल, तो बोलते हैं उसके ऊपर कोई जवाब है नहीं। सो फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक सो, एज ए कीन ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्वर ही हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, एज ए ऑब्जर्वर जाके सारे में जो आप वॉर्स को स्टडी करें, यू विल नॉट फाइंड दिस इज ए आइडियल सिचुएशन। अगर किसी इंडियन आर्मी के जनरल को बोलेंगे कि इसको आक्रमण करना है, दे विल सिट बैक, जबकि हमारे पास मैन पावर है, वी नॉट शॉर्ट ऑफ मैन पावर, तो हम लोग मैच कर सकते हैं ट्रूप बाय ट्रूप अगर हम लोग चाहें तो। बट बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के पास डिसएडवांटेजेस हैं, एज यू सेड, के चाहे लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको वहां पर इन्वेजन करना है तो भी ऑफ कोर्स आपके लिए वहां पर टेरेन्स है वो आसान नहीं रहने वाली है, तो ज्यादातर डिसएडवांटेजेस अमेरिका के पक्ष में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अब मुश्किल हो सकता है। तो अगेन अब क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प पीस टॉक्स की बात करते नजर आ रहे थे, और बहुत सारे जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो सब कह रहे थे कि टैक्टिकल पॉज हो सकता है, और अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं। आपको क्या लगा, क्योंकि कुछ रुका भी नहीं, पॉज भी नहीं हुआ, और मार्केट में थोड़ा बहुत हमने उछाला और वो सारी चीजें देखी, आपको इसके पीछे का क्या कारण नजर आया कि क्यों ऑल ऑफ अ सडन ट्रम्प पॉज की बात कर रहे थे और जबकि कुछ हुआ नहीं? ये पॉज की इसके लिए तो बात कर रहे थे कि देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ अमेरिकन फोर्सेस, तो अगर उनके फोर्सेस बोलते हैं कि आप 5 दिन का हमको समय दीजिए तो विल पुट सम थिंग्स देयर। अमेरिका के सारे एक्शंस ऐसे होते हैं कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू सम मिलिट्री ऑपरेशन, तो अगर वो भारत से भी कुछ नेगोशिएट करता है, देयर इज अ मिलिट्री बिहाइंड इट। तो 5 दिन का ऑपरेशन 5 से 10 दिन उन्होंने एक्सटेंड भी किया, अप्रैल 6 तक किया, लेकिन कुछ फॉलो नहीं किया। दोज आर ऑल मेंट फॉर रीइंफोर्समेंट्स। और आपने देखा भी कि हर थर्सडे को मार्केट को गिराया जाता है, फ्यूचर्स लगाए जाते हैं, और मंडे को पीपल मेक बिलियंस। कल पैसा पे आउट का टाइम है, बट मार्केट $1 ट्रिलियन कोलैप्स कर गया फ्राइडे को ही। सो इट इज, और बहुत सारी चीजें जो ट्रम्प आपको दिखते हैं एंथुसियास्टिक, दीज आर ऑल परफॉर्मेंसेस, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही है वो तो कुछ और ही है। रिपोर्ट्स में तो अभी तो इंडियन एनालिस्ट भी, मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ, हजारों लोग बन रहे हैं अमेरिकन ट्रूप्स, लेकिन उसका कंफर्मेशन कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बॉडी बैग्स आने शुरू हो गए, और कुछ लोगों की तो बॉडीज ही नहीं मिल रही है। सो इसलिए द प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज ऑन प्रेसिडेंट ट्रम्प टू come to a ceasefire or something, which Iran is very smart in not giving him the ceasefire. तो अगर ट्रम्प बोल रहे हैं, उन्होंने जैसे सारे पेट्रोकेमिकल्स, अभी ईरान एक रात के लिए तेहरान में नो इलेक्ट्रिसिटी, नो हॉस्पिटल्स और फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ द बॉम्बिंग। अब तो क्योंकि बॉम्बिंग रोका नहीं, सीजफायर करने के बाद बॉम्बिंग रोका नहीं कहीं पर भी। अगर ट्रम्प रोकते हैं तो इसराइल जाके कर देता है, अगर इसराइल रोकता है ट्रम्प जाके कर देते हैं। तो इसलिए ईरानियंस को तो मालूम है कि इसका सीजफायर का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इन द पास्ट दे हैव एक्सेप्टेड सो मच कैजुअलिटी। उनके आर्मी चीफ को मारा गया था, मैं सुलेमानी की बात कर रहा हूँ, ऑल लॉट ऑफ थिंग्स, तो उनको मारा गया था, एंड सिचुएशन स्टिल द सेम। और जो प्रीमिस दिया जा रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, बार बार बोला जा रहा है, लिंडसे ग्राहम बोल रहे हैं, दीज आर ऑल द राइट विंग रेड नेक पॉलिटिशियंस हैं ये लोग, और इनके द्वारा ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग वॉर्स लिटरली। ये तो आज रिपोर्ट में आ गया है वहाँ सेनेटर लिंडसे ग्राहम के बारे में। तो देयरफॉर ईरानियन तो बिल्कुल ट्रस्ट करने वाले नहीं है, चाहे वो सीजफायर की बात हो चाहे कोई भी बात हो। सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर, मतलब जो एग्जिस्टिंग जो उनका स्ट्रक्चर है वो इज ऑलरेडी वेल डिफेंडेड। तो खर्ग आइलैंड्स को इन्वेट करना इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी, चाहे नॉर्मैंडी आइलैंड, उसके ऊपर कोई सोचेगा भी नहीं, बिकॉज तो ओनली ऑप्शन ट्रम्प हैज लेफ्ट इज एयर वॉरफेयर, उससे कुछ होने वाला नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज
Iranian installations are in the hills, तो सब बच जाएंगे। आपको याद होगा तोरा बोरा पे जब बॉम्बिंग हुआ था अफगानिस्तान में, नॉट अ सिंगल टेररिस्ट डाइड, नॉट अ सिंगल। लोगों ने रिपोर्ट बोला ओसामा बिन मर गया है, पता लगा सब लोग बाहर निकल गए वहां से, देयर वाज नो डैमेज। सो सेम थिंग विल हैपन। मेरे हिसाब से इस युद्ध का कोई एंड होने वाला नहीं है, 2 साल तक तो लगा लीजिए आप, जब तक कि कंप्लीटली अमेरिकन इकोनॉमी रीसेट नहीं होती। ओके, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी है आदित्य जी कि यूएई में अगर हम देखें तो लगभग 15,000 के आसपास जो टूरिस्ट हैं वो अचानक से बढ़े हैं। मतलब जियो टूरिस्ट नहीं है, बट कहा जा रहा है कि वो अमेरिकन ट्रूप्स हो सकते हैं जो सिविलियंस और अलग अलग उससे यूएई में एंटर कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ पाकिस्तान से ही और यूएस ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी हो रही है? इधर यूएई और इस तरफ जो मोबिलाइजेशन हो रहा है वहां पे क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है? नहीं, वहां पे तो वो लोग आए हैं ना जो अमेरिकन बेसिस से बाहर निकले हैं, जो बेसिस तो डिस्ट्रॉय कर दिए, अनलिवेबल है। तो कतर, यूएई, ऐसा ओमान, ऐसे करके स्प्रेड आउट हो गए हैं सारे ट्रूप्स जो वहां पे बेस थे, ये वो वाले ट्रूप्स हैं। और इसको ईरान टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का इसमें बहुत दोगला हाथ है। जैसे अभी ट्रम्प ने आज बोला हमको ईरान ने 20 शिप गिफ्ट कर दिए विद ऑयल, वो सारे 20 पाकिस्तान के लिए थे। तो नाउ ईरान को भी मालूम है कि व्हाट गेम्स पाकिस्तान इज प्लेइंग, लेकिन ईरान और पाकिस्तान में फ्रेंडली एज वेल एज एनिमी दोनों रिलेशंस है। ईरान में इज पाकिस्तान में माइनॉरिटी शिया रिलेशंस, माइनॉरिटी शिया पॉपुलेशन भी है, प्लस पाकिस्तान इज प्लेइंग डबल गेम, मीन्स दे आर हेल्पिंग ईरान, दे आर हेल्पिंग अमेरिका ऑल्सो। ईरान को हेल्प कर रहे हैं बाय रिलीजिंग एडवांस इंफॉर्मेशन जो भी उनके पास पहुंचती है अमेरिकन से, और अमेरिका को हेल्प कर रहे हैं बाय सप्लाइंग देम ऑयल, ताकि ग्लोबल प्राइसेस कम रहे। और अमेरिका जो वो तेल है किसको बेच रहा है? भारत को। तो भारत इज द नेट गेनर इन ऑल द ऑयल थिंग्स, क्योंकि अमेरिका को जरूरत नहीं है तो तेल की वहां से। अमेरिका को जरूरत, अमेरिका का तेल सऊदी अरेबिया के दूसरी तरफ से आता है। तो जो ईरानियन प्लान क्या है कि रेड सी को भी बंद किया जाए, सुएज कैनाल को भी बंद किया जाए। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ऑल द पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस प्लस वी माइट इवन टारगेट द सुएज कैनाल। तो अगर वो होता है देन इट्स ए बिगर प्रॉब्लम फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आपने एक चौक, तेरे 5 चौक पॉइंट्स है वर्ल्ड में। एक है आपका मलाका स्ट्रेट जिसका भारत का पूरा कंट्रोल है, इंडोनेशिया का कंट्रोल है। दूसरा आपका होर्मुज का स्ट्रेट, तीसरा आपका गल्फ ऑफ ओमान, चौथा आपका सुएज कैनाल, पांचवा आपका आर्कटिक ओशन का जो जो अभी बनाया जा रहा है। दीज आर 5 6, और छठा एक आपका बोल सकते हैं केप ऑफ गुड होप जो सदर्न साइड ऑफ अफ्रीका से है। तो ये सारे चौक पॉइंट्स है, और सातवां मैं ऐड कर दूं पनामा कैनाल। सो दीज आर द ऑल द चौक पॉइंट्स। तो गिनती के चौक पॉइंट्स है, उसमें से एक बंद हो जाता है। आप सोच लीजिए 13 to 20% का तेल वहां से बंद हो गया या ट्रेड बंद हो गया। दैट्स वाई इट्स ए इमरजेंसी। अगर सुएज कैनाल बंद होता है, विच चाइना विल नॉट एक्सेप्ट, इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट, तो वहां पे वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की बात हो सकती है, और इंडियन नेवी जाके उसको छुड़ा सकती है। उस पर अटैक करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगी, तो चाइनीज नेवी भी रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये दे आर प्लेइंग दैट ब्रिंकमैनशिप। आप सोच सकते हैं कि अब अपने डिफेंस के लिए जो भी कुछ करता है उसको उसको सही माना जाता है। सो अगर ईरान इज डूइंग इट फॉर देयर सेल्फ डिफेंस टू स्टॉप द अटैक्स अगेंस्ट देम, क्योंकि एग्रेसर तो इसराइल और अमेरिका है, नॉट ईरान। तो अगर ईरान के ऊपर ये प्रेशर आता है देन आई थिंक द कॉन्फ्लिक्ट विल बिकम वाइडर, वो जो अमेरिका चाहता है एक्चुअली। लेकिन इसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है, क्योंकि चाइना की भी वो हेल्प कर रहा है अपना बीआरआई के थ्रू, प्लस ईरान को एज यू सेड इंटेलिजेंस शेयरिंग, प्लस अमेरिका को ग्राउंड इन्वेजन। आपको नहीं लगता कि ये ईरान के लिए एक डेडली कॉम्बो, सॉरी पाकिस्तान के लिए एक डेडली कॉम्बो बनता जा रहा है, और इसका जो नतीजे है वो पाकिस्तान को खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं? और ऑफ कोर्स इफ यूएस जो है वो ग्राउंड इन्वेजन करता है, इट लैंड्स इन पाकिस्तान, तो हमारे लिए भी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं।
Yeah. पाकिस्तान इज इंडियाज बैकयार्ड। इंडिया कभी भी पाकिस्तान, जैसे एक रिपोर्ट आई आज, साउथ एशियन इंडेक्स ने रिपोर्ट रिलीज किया है, वो तो पाकिस्तानी हैंडल है। सो आई डोंट ट्रस्ट व्हाट दे से, क्योंकि अमेरिका ऐसी बातें नहीं करेगा। बाकी इंडिया विल नॉट केयर अबाउट अमेरिका इन पाकिस्तान, कुछ भी हो जाए। तो अगर अगर वो मिसाइल वहां पे दाग सकते हैं जहाँ पे अमेरिकन आलू बम रखे हुए हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन। तो पाकिस्तान इज नो थ्रेट टू इंडिया अदर देन न्यूसेंस फैक्टर, क्योंकि भारत को अगर अपने इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पाकिस्तान की पिटाई करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक क्रिकेट, T20 में भारत पिटाई करता है, भारतीय लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए भारत को अपनी रक्षा के लिए पाकिस्तान को जो करना चाहे करेगा, उसको अमेरिका से परमिशन नहीं चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान में अमेरिका कुछ भी कर ले, दे कैन नॉट डील विद इंडिया। उनको बहुत नुकसान होने वाला है अगर वो हुआ तो आई डोंट थिंक सो इंडिया का फैक्टर इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान शुड वरी अबाउट गेटिंग बीटन बाय ईरान एंड अफगानिस्तान एंड ऑल्सो अमेरिकन, अगर वो उनको कुछ देते नहीं है तो 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 भारत को तो बस साइड में बैठ के ऑब्जर्व करना है एंड जस्ट बी रेडी। तो इंडियन आर्मी तो बार बार बोल रही है पिछले 3 महीने से, इंडियन नेवी बोल रही है सर हमको नेक्स्ट चांस हमको दीजिए। नॉर्थ ईस्ट का इंडिया का थिएटर कमांड बोल रहा है सर एक मौका हमको भी दीजिए। तो इंडिया इज जस्ट रेयरिंग टू गो इनसाइड दैट। एट द सेम टाइम वो नहीं चाहते कि वो अमेरिका के जैसे किसी लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट में फंसे। सो they want to create a scenario where they completely destroy Pakistan's capacity to rearm ever in the future, क्योंकि उसी अवस्था में पाकिस्तान टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। तो इसलिए पाकिस्तान का आपने पूछा क्वेश्चन, पाकिस्तान तो 3 देशों से पिटने के लिए तैयार है। वो है आपका अफगानिस्तान, ईरान और तीसरा अमेरिका। अमेरिका से और वो चौथा जरूर इसराइल, इसराइल भी है इसमें, इसराइल इसराइल नहीं भी करेगा, है। बिकॉज इसराइल इज यूजिंग देयर बेसिस। तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को काम पे लगाया हुआ है इसराइल ने टू गेट द स्पाइंग इंफॉर्मेशन। तो मतलब अभी भी पाकिस्तान, मतलब हर केस पे पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है वो सामने आ ही जाता है। खैर, पाकिस्तान इज अ लेकिन अभी कुछ क्लासिकल केस ऑफ विलन इन एनी मूवी। जी, लेकिन अब यहाँ से क्योंकि जो सिचुएशन बन रही है काफी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, और ऑफ कोर्स एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस भी हो रहे हैं क्योंकि फर्टिलाइजर्स और सारी चीजें नहीं है। इसको लेकर बहुत सारा पैनिक लोगों के बीच में है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे 6 महीने का राशन रख लो, दालें मसाले और फूड ग्रेन्स वगैरह आप इकट्ठा कर लीजिए। कुछ इस तरह का लग रहा है आपको? कि क्या लग रहा है कि, मतलब मैं आपसे ऑफ कोर्स कोई प्रेडिक्शन नहीं मांग रही, मतलब आपको क्या लग रहा है कि इतना लंबा वॉर चल सकता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा बिल्कुल और बिल्कुल, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो अब तेल का सोच लिया, तेल का आपने देख लिया। हम्म, फर्टिलाइजर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू पेट्रोकेमिकल्स। लिटरली जहर होता है ये, यूरिन में सारा जहर होता है, वी लिटरली ईटिंग पॉइजन। और दूसरा उससे तो फूड सिक्योरिटी। सो अगर आप बिल गेट्स जो का प्लान आप देखें, अभी नया कोविड वेरिएंट अमेरिका में डिस्कवर किया गया है, उसकी मेडिसिन भारत में बन रही है। तो इमेजिन करिए कि भारत का इसमें क्या रोल होगा। और डेंजरस सिचुएशन है। दूसरा, फूड क्राइसिस इज अ परमानेंट गोल ऑफ द वेस्ट, क्योंकि फूड क्राइसिस होने पे दुनिया कम्स अंडर देयर कंट्रोल। आपको याद होगा 60s जब इंडिया में फूड क्राइसिस करवाया गया था, देन इंडिया टू बाय चीप क्वालिटी जो जानवरों को खिलाया जाता है अमेरिका में, वो ग्रेन्स इंडिया ने इंपोर्ट किए थे। कांग्रेस पार्टी ने चेक भी नहीं किया उन्होंने। और तीसरा क्राइसिस है वाटर क्राइसिस। अगर डिसैलिनेशन प्लांट जाते हैं तो पूरा जगह पानी से खराब हो जाएगा, पानी की वजह से। और दैट टेक्नोलॉजी इज ओनली विद अमेरिका। तो ये लोग अमेरिकन इनको खाना भी बेचेंगे, साथ में इनको पानी भी बेचेंगे। दीज आर ऑल मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस टू मेंटेन द
these living standards of America, so-called living standards. So these are all manufactured crises. और यही गोल है एक्चुअली, सेल मोर मेडिसिन, मेक पीपल डिपेंडेंट ऑन एक्सेस ग्रेन प्रोडक्शन जो यूएस का है, एंड देन थर्ड इज ऑल्सो मेक पीपल डिपेंडेंट ऑन ऑयल फ्रॉम यूएसए. यही गेम प्लान है. तो पूरी इकोनॉमी चलती है फार्मास्यूटिकल्स पे, ऑयल पे और डिफेंस पे, अमेरिकन इकोनॉमी. तो डिफेंस में क्या है कि ये वॉर, अभी तक क्या होता था, अमेरिका यूज्ड टू सप्लाई वेपन टू ईरान थ्रू हिजबुल्लाह. सब लोग आर्म वहीं से थे, सारे पैलेस्टीनियन ग्रुप्स, आईसिस, ये सब अमेरिकन क्रिएशंस है. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो अमेरिकन रिसर्चर्स बोल रहे हैं. एंड उनको भी वेपन देता था, इजराइल को भी वेपन देता था. इजराइल को थोड़े बेटर वेपन देता था, उनको थोड़े खराब वेपन देता था, बट दे आर सेलिंग टू ऑल द पार्टीज, है ना. जैसे भारत को बेचा C-130, पाकिस्तान को बेचा ARM मिसाइल टू शूट देम इन द स्काई. तो वो तो भारत का बुद्धिमानी था, उन्होंने S-400 चूज किया और अपना डिफेंस चूज किया, सो दैट एवरीथिंग गॉट निगेटेड. जो आपको याद होगा, एक पायलट हमें नचिकेत MiG-21 में जब लैंड किए थे, उनकी मिसाइल को, उनके प्लेन को एक F-16 ऐसा बोला जाता है उसने मारा था. उन्होंने उस प्लेन को गिरा के, the two F-16 attacked him and then he survived and he was brought back by Modi government. तो इसलिए दोनों साइड वो खेलते हैं. और लेकिन इस बार पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इस बार उनको खुद उतरना पड़ रहा है और इसके लिए वेपन्स बचे नहीं है. इमेजिन. बिल्कुल, तो यहाँ पर जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका के, वो क्लियर होते नजर आ रहे हैं. और कहते हैं कि सीधी उंगली से काम ना बने तो टेढ़ी कर डालो, उसी तरह का कुछ यहाँ पर जो अमेरिका की उंगली सीधी कब पॉलिसी. थी ना, कब सीधी थी अमेरिका की उंगली, कब सीधी थी, हमेशा टेढ़ी थी ना. थोड़ी अमेरिका की और उंगली टेढ़ी कर दी उन्होंने, बिल्कुल, और बिल्कुल हाथ ही टेढ़ा कर दिया, पूरा उंगली जुड़ के फंसा. चम्मच यूज कर रहे हैं सर. पाकिस्तान इन द चम्मच. और वो भी डिस्पोजेबल वाला चम्मच, वैसा भी नहीं चांदी का या स्टील का या पीतल का. नहीं, वो डिस्पोजेबल प्लास्टिक चम्मच है, वो वाला जो है. निकालते निकालते टूट जाता है. घी निकालते निकालते टूट जाता है, घी में अटक जाता है. अभी जैसे बाजवा को फिसला के मार दिया, तुमको पता नहीं कैसे मरा हो, तुमको जी. मालूम है. ऐसे तो नहीं फिसल गया वो बाथरूम में. तो टेढ़ी उंगली जो जो अपोज करेगा वो जाएगा पाकिस्तान. अभी इमरान खान को लेकर तो खैर इतना पब्लिक प्रेशर और सारी चीजें हो गई, तो इतना वो सब नहीं कर पाए. लेकिन बाजवा साहब बेचारे, अ, खैर उनके बारे में आप सब जानते ही हैं. अब सिचुएशन है यहाँ पर जो नजर आ रही है यहाँ से, अ, बड़ा क्राइसिस जो अभी दुनिया के सामने है, ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें डी एस्केलेशन नजर नहीं आ रहा है. उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन बेहतर हो, क्योंकि अगर ये इसी तरह से फर्दर एस्केलेट होता है तो जो एनर्जी क्राइसिस है, साथ साथ उसके फूड सिक्योरिटी क्राइसिस, वो दुनिया को बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है. और पहले से ही लोगों के अंदर एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है. आदित्य जी, बहुत मैं एक धन्यवाद लाइन आपने सब. एक जी लाइन आपके लिए प्लीज. ऐड करूंगा, बस एक लाइन. इस कॉन्फ्लिक्ट से सबको फायदा होने वाला है, स्पेशली भारत. भारत में ना फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होने वाली है, ना हम वैक्सीन की तो खुद प्रॉब्लम उगा होने लेते हैं वाली अपना खाना. है, और तीसरा, भारत का जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्लान है वो खुल जाते हैं. तो द नेट गेनर्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इज रशिया, इंडिया एंड चाइना. इसको आप लिख लीजिए सब लोग. तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, बिकॉज अमेरिका वो चाहेगा कि इसको प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो अमेरिकन इकोनॉमी और भी बंद हो जाएगी. अमेरिकन इकोनॉमी इज रनिंग ऑन इंडियन कंजम्पशन. जी. तो इसलिए ये सबको प्रॉब्लम तो होगी. ऐसा लोग बोल रहे हैं कि भारत में भी शायद फूड की प्रॉब्लम हो. आई टोटली डिसएग्री, क्योंकि रीजन ये है कि हमारा जो फूड इनटेक है और टाइप ऑफ फूड दैट वी कंज्यूम, उसका अमेरिकन प्रोड्यूस से कोई संबंध ही नहीं. बिल्कुल, हम लोग तो देसी चावल दाल रोटी आटा ये सब्जी खाते हैं, और वो हम लोग खुद ही उगाते हैं. हमारा डिपेंडेंस नहीं है किसी पे. अब वो तो चलिए, अब ये फास्ट फूड और ये सारी चीजें अमेरिकन फूड तो लोग
बाहर निकल के तो खा लिया। अब वो नेसेसिटी में तो अपना घर में रोज देसी खाना ही खाया जाता है। ये सब तो कभी कभार की चीजें होती है। और ये सारी चीजें हमारे पास पर्याप्त है, और ऑफ कोर्स सब्जी और सारी चीजें हम उगाते ही हैं, तो ऐसे में कोई इतना बड़ा वो ऑफ कोर्स इतना बड़ा क्राइसिस नजर नहीं आता है। लेकिन ऑफ कोर्स पैनिक बना हुआ है लोगों के बीच में, क्योंकि सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स की वजह से चीजें, खबरें, इस तरह की अफवाहें चलती हैं, तो ऑफ कोर्स लोग परेशान होते हैं। आदित्य जी, एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।